चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले इसमें लिखा है रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये अपना हमने पढ़ा था, रिजर्व मनी को हम सेंट्रल बैंक मनी भी कह सकते हैं, या बेस मनी या मॉनिटरी बेस भी कह सकते हैं, या हाई पावर्ड मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली पहचानना है कि कौन सा है। ए में लिखा है मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयरफॉर ओनली करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि खाली करेंसी तो हम नहीं लेते और भी लेते हैं, डिपॉजिट्स भी लेते हैं। मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयरफॉर इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ये भी यहाँ गलत हो गया, इंटरबैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते। सिंस इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर नॉट हेल्ड बाय द पब्लिक देयरफॉर इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई। ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरबैंक डिपॉजिट्स जो है वो हम मनी सप्लाई में नहीं लेते, तो हमको सही बताना था। उसके बाद है थर्ड, रिजर्व मनी इज कॉम्पोज्ड ऑफ। तो रिजर्व मनी का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो आप नोट्स में चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट का फर्स्ट क्या था फॉर्मूला, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस, हाँ क्या था, अब देखो पहले में लिखा है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक के ब्रैकेट में लिखा है करंट एंड सेविंग अकाउंट, तो ये गलत हो गया, सेविंग अकाउंट नहीं। दूसरे में लिखा है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तो यही सही है, यही लिखवाया था एग्जैक्ट। चेक करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया होगा शायद आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया। उतना पीछे कहाँ जा रहे हो, वहाँ नहीं है, अभी अभी लिखा रिजर्व मनी का फॉर्मूला लिखवाया था ना, करेंसी इन सर्कुलेशन और फिर आरबीआई के पास जितने भी बैंकों ने डिपॉजिट करा और आरबीआई के पास जितने भी अदर डिपॉजिट आए, तो भाई ये टोटल मनी बन गया रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी। उसके बाद फोर्थ, M1 इज द सम ऑफ। M1 का फॉर्मूला सुनाना इस बार कि M1 जो है वो क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, वैसे तो यही है। दूसरे में लिखा है करेंसी एंड कॉइन्स विद पीपल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, तो ये गलत हो गया। सी में है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तो ऊपर वाले का फॉर्मूला हो गया हाई पावर्ड मनी का। और डी में तो लिखा है नन, तो खैर ए ऑप्शन ही सबसे एप्ट लग रहा है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स यानी चेकेबल डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर फॉर्मूले में तो करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही आ रहे हैं, तो सही है बिल्कुल। और अदर डिपॉजिट, तो याद रखना ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपको दे रखा था रिजर्व मनी का, हाई पावर्ड मनी का, है ना। और ये जो फॉर्मूला दे रखा था ये वाला, ये होता है M1 का, C प्लस डी डी प्लस OD। उसके बाद है फिफ्थ, अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखो आपको नोट्स में चेक करना है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम लिखवाया था जब आरबीआई का, वो बताया था कि वो नोट्स इशू करता है तो बदले में उसके पास कुछ गोल्ड और वो होना चाहिए, एसेट होने चाहिए, मिनिमम, उस सिस्टम को बोलते थे ना मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो वही कह रहा है कि अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शंस दे रहा है, ए एम्पावर टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग एन इक्विवेलेंट रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। बी में कह रहा है एम्पावर टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग ओनली अ सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। सी में कह रहा है एम्पावर टू इशू करेंसी इन प्रपोर्शन टू रिजर्व मनी कीपिंग ओनली अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। और डी में कह रहा है एम्पावर टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग अ रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ 350 करोड़। तो देखो डी तो गलत ही हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। और सी भी गलत है, प्रपोर्शन में कुछ भी नहीं लिखा। आप एग्जैक्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा था कि वो कितनी भी करेंसी इशू कर सकता है और उसके लिए उसको कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। और इसी रीजन से तो इसलिए आप क्वेश्चन में से भी हिंट ले सकते हो, इसका सिस्टम का नाम क्या पड़ता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो आरबीआई के पास अपना बस मिनिमम रिजर्व रखना है और फिर वो कितना भी करेंसी इशू कर सकता है ना। तो भी ऑप्शन बिल्कुल सही इंग्लिश दे रखी है। उसके बाद सिक्स तो चलो सिंपल है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल कंट्रीज, सारे ही देशों में मनी सप्लाई जो है वो वहाँ का सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इशू करता है। ठीक है, उसके बाद है सेवन, द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो ये शायद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐसा लिखवाया होगा, उसमें आप चेक कर सकते हो, लास्ट पॉइंट होगा शायद, कि सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में वो डिपेंड करती है, दो चीज़ें लिखवाई होंगी, सेंट्रल बैंक का निर्णय और कमर्शियल बैंक का रिस्पॉन्स, है ना, सप्लाई रिस्पॉन्स। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो गया, द डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद एट्थ है, बैंक्स इन द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। कह रहा है भाई बैंक्स जो है उन्हें सेंट्रल बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मतलब वही रिजर्व है ना। तो क्यों करने पड़ते हैं, ए में लिखा है टू प्रोवाइड द नेसेसरी रिजर्व फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये तो नहीं। मीट द डिमांड फॉर मनी बाय द बैंकिंग सिस्टम, तो ये भी नहीं। टू मीट द सेंट्रल बैंक प्रिस्क्राइब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड टू मीट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। और डी में लिखा है टू मीट द मनी नीड्स फॉर डे टू डे वर्किंग, तो ये भी नहीं। तो बेसिकली एप्ट आंसर सी ही है कि सेंट्रल बैंक ने क्योंकि रिजर्व की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रख रखी हैं इसीलिए, और ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए, ताकि कुछ लेन देन करना हो बैंक के साथ, तो आरबीआई उन पैसों से कर सकता है। अच्छा नाइन्थ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट। तो देखो बिहेवियर से याद दिलाता हूँ कौन सा टॉपिक है। मनी सप्लाई को आपको मैंने बताया था 3 लोगों के बिहेवियर से इफेक्ट करते हैं, एक तो आरबीआई का सबसे पहला था हाई पावर्ड मनी, एक कमर्शियल बैंक्स का जिसमें था आर छोटा आर, और एक था पब्लिक का जिसमें था CDR छोटा सी। तो कह रहा है अगर पब्लिक का बिहेवियर और कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर कांस्टेंट है, तो मतलब ये दोनों अगर चेंज नहीं हो रहे, ये तो जो है वो है, तो अब आपको आसानी होगी, पढ़ो ए ऑप्शन, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। यही सही हो गया वैसे तो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो मनी इशू करता है यानी हाई पावर्ड मनी जो होता है उसके साथ कैसा रिलेशन, हमने रिलेशन में लिख रखा था,
डायरेक्ट है ना, तो नॉमिनल मनी की सप्लाई या मनी की सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है हाई पावर्ड मनी के साथ। तो अगर आप बी, सी और डी पढ़ोगे भी तो गलत होगा। बी में देखो लिखा है कि टोटल मनी की सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सी में लिखा है टोटल मनी की सप्लाई इनवर्सली रिलेटेड है विद हाई पावर्ड मनी, तो ये यहाँ गलत हो गया है ना। और डी तो है ऑल, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 10th अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, तो एक बक्से के बाजू में कहीं मैंने बादल में लिखवाया था, ढूंढो। छोटा आर, छोटा सी, वेरी गुड, और छोटा ई जो है वो इनवर्सली इफेक्ट करते थे मनी सप्लाई को, राइट। तो अब पढ़ो कौन सा ऑप्शन ऐप्ट बैठेगा कि द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। बी, द मनी सप्लाई इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। सी, मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। और डी, नन ऑफ द अबव। वो अब याद करो, आपको मनी सप्लाई के 5 वो पॉइंट्स लिखवाए थे, एक बार नोट्स में दिखाऊं, चलो एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखवाया था ना, तो मनी सप्लाई को देखो, जो एच है, एच मतलब हाई पावर्ड मनी, और छोटा एम मतलब मनी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन को हम पॉजिटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन जो रेशियोज थे छोटा आर, छोटा सी, छोटा ई, ये इनवर्सली रिलेटेड थे, इसको हम नेगेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो उसने आपको छोटा आर, छोटा सी, छोटे ई तो नहीं दिए, उसने आपको ऑप्शंस में एच और एम दे रखा है। तो दोबारा लैंग्वेज पढ़ लो। तो इसमें देखो मनी सप्लाई कह रहा है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया कि डायरेक्ट रिलेशन कह रहा है विद रिजर्व मनी मतलब एच एंड मनी मल्टीप्लायर मतलब छोटा एम, तो यही सही है। बी में कह रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मतलब इनवर्स रिलेशन कह रहा है, तो वो तो गलत हो गया। तो एच के साथ और छोटे एम के साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट। ठीक है, 11 आप बता सकते हो, ये इजी है। द मनी मल्टीप्लायर एंड द मनी सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद छोटा ई, नेगेटिवली रिलेटेड विद छोटा ई, नॉट रिलेटेड विद छोटा ई, या प्रोपोर्शनल टू छोटा ई। नेगेटिवली रिलेटेड, ये तो आपने अभी ऊपर बताया था कि छोटा ई हो या छोटा सी हो या छोटा आर ही क्यों ना हो, ये तीनों ही कैसे रिलेटेड है मनी सप्लाई के साथ, इनवर्सली रिलेटेड है ना। उसके बाद 12th द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स, तो करेंसी रेशियो कह रहा है मतलब कि वही सी डी आर, जिसको आपने छोटा सी नाम दिया था, तो छोटा सी किसका बिहेवियर बताता है, हाँ, पब्लिक का, है ना। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी रेशियो किसका बिहेवियर बताता है, पब्लिक का, बिल्कुल। और अगर छोटा आर पूछता है कि छोटा आर किसका बिहेवियर बताता है, तो कमर्शियल बैंक्स, और हाई पावर्ड मनी आरबीआई, है ना, 3 बिहेवियर से। उसके बाद 13th में पूछ रहा है द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, मतलब छोटा एम जो है उसके साइज को कौन इफेक्ट करेगा, छोटा सी, छोटा आर या छोटा ई, और छोटा सी और छोटा ई, हाँ सारे ही करेंगे ना, क्योंकि छोटे एम के फॉर्मूले में सी भी है, आर भी है, ई भी, तो कहीं ना कहीं सारे ही इफेक्ट करेंगे, है ना। और आपने तो लिख अभी ऊपर भी आया था कि मनी मल्टीप्लायर को छोटा सी हो, छोटा आर हो, छोटा ई हो, हमेशा इन्वर्सली इफेक्ट करते हैं, रिलेटेड होते हैं ना। उसके बाद 14th हो गया डैश टेल्स अस हाउ मच न्यू मनी विल बी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम फॉर द गिवन इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी। कह रहा है किससे पता चलता है कि भाई हाई पावर्ड मनी के बढ़ने से हमारा नया मनी जो है वो बढ़ेगा, कौन सा टॉपिक बताएगा, मल्टीप्लायर, बिल्कुल सही, क्योंकि मल्टीप्लायर ही ये बताता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कह लो, ये बताता है कि भाई क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि हमारा पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हाई पावर्ड मनी के बढ़ने से नया पैसा बढ़ रहा है तो कौन ये बात बताएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो ओके हो गया। बाकी छोटा सी, करेंसी रेशो और छोटा ई तो अलग ही होते हैं, तो रेशियो तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद 15 है द मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज, यानी कि छोटे एम की वैल्यू पूछ रहा है कब ज़्यादा होगी, तो जब छोटा सी, छोटा आर और छोटा ई क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो हम ये ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें कम दे रखा हो तीनों को, लोअर करेंसी रेशो, लोअर आर और लोअर ई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब ऑप्शन में उल्टे सीधे दे रखे, कोई ज़्यादा कोई कम। तो हमेशा याद रखना है छोटे एम के साथ हाँ इन्वर्स रिलेशन है ना, तो इसीलिए आपको आंसर ढूंढना कितना आसान हो गया। तो तीनों का ही छोटे एम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद 16 है द रेशियो दैट रिलेट्स टू द चेंज इन मनी सप्लाई टू द चेंज इन मॉनेटरी बेस इज कॉल्ड, अभी आया था मनी मल्टीप्लाई, वही है ना। इसमें भी वही कह रहा है कि अगर मॉनेटरी बेस में चेंज होगा यानी एच में चेंज होगा तो कितना मनी सप्लाई में चेंज होगा, तो ये बात कौन बताएगा, मनी मल्टीप्लाई। बाकी छोटा आर तो वैसे ही नहीं होगा, छोटा सी भी वैसे ही नहीं होगा, रेट तो वैसे ही नहीं होता, ये तो सब वैसे भी गलत है। उसके बाद 17th फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट, कह रहा है कि अगर मान लो छोटा आर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, अगेन वही सिंपल इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद 18th है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस, कह रहा है मान लो मॉनेटरी बेस गिवन है, इंक्रीज इन करेंसी रेशियो, तो मान लो छोटा सी बढ़ गया, कॉजेज द मनी मल्टीप्लायर टू डैश एंड मनी सप्लाई टू डैश। तो खुद ही बताओ छोटा सी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, और मनी सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, सी में दे रखा है डिक्रीज डिक्रीज, तो यही सही होगा, ये दोनों कम हो रहे हैं। उसके बाद 19th है इफ कमर्शियल बैंक रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, कह रहा है अगर कमर्शियल बैंक्स का जो एक्सेस रिजर्व है वो कम हो जाए मान लो, तो क्या होगा, नहीं मॉनेटरी बेस तो आरबीआई के हाथ में होता है, तो उसका तो कोई नहीं, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी।
क्योंकि इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस रिजर्व कम कर रहा है, तो दैट मीन्स वो पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, और बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर मार्केट में पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और वैसे भी इनवर्स रिलेशन है, वैसे भी आप रख सकते हो। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन? तो एक छोटा सा मतलब पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है ना, और बैंक जो है वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। तो बस आप सुन लेना, क्योंकि ये अलग से दे रखा है बॉक्स के अंदर आपकी बुक में भी। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन जो है ना, क्लास 12 में हमने पढ़ा था। इसका लॉजिक क्या होता है कि जैसे मान लो एक बैंक है, ठीक है, अब बैंक के पास सबसे पहले मान लो 1000 रुपये का डिपॉजिट आया, किसी आदमी ने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि बैंक जो है वो अपने पास मिनिमम 10% रिजर्व रखता है। कितना रिजर्व रखता है? 10%। तो 1000 रुपये का मतलब ये हो गया कि बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखेगा? 100 रुपये, और बचे हुए रुपये जो है वो क्या दे देगा? 900 रुपये को किसी को लोन दे देगा। पहले इतना ओके हो गया। अब इसमें ये अजम्पशन मानी जाती है कि जैसे मान लो युवराज भाई आपको 900 रुपये मिले, ठीक है, आप 900 रुपये का बताओ क्या करोगे? आप खर्च करोगे 900 रुपये को, है ना, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं आपको 900 रुपये का लोन मिला, आप 900 रुपये को खर्च कर दोगे, कुछ भी खरीदोगे, चाहे आपने जलेबी खरीदी, चाहे मोमोज खरीदे, कुछ तो खर्च करोगे, जूते खरीदे, टी शर्ट खरीदी। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जिसको भी आप 900 रुपये पे करते हो ना, तो ऐसा कैश में नहीं देते। पूरी इकोनॉमी को हम इसमें एज्यूम करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में सारी ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से होती है, तो आप उसको 900 रुपये कैश नहीं दोगे, 900 रुपये उसके बैंक में जमा करोगे, हाँ, खाते में चले जाएंगे। तो ये अजम्पशन ये हो जाती है कि देश में एक ही बैंक है, ये माना जा रहा है कि देश में एक ही बैंक है। तो इसका मतलब बैंक के पास फिर से 900 रुपये का एक नया डिपॉजिट आ गया भाई, जिस भी आदमी को आपने पे करना है, आप उसके खाते में पैसे जमा कर दोगे। तो जब बैंक के पास 900 रुपये का एक और डिपॉजिट आएगा, तो इस बार बैंक कितने रुपये रिजर्व में रख लेगा? 10%। और बचे हुए रुपए यानी कि 810 रुपये किसी और को लोन दे देगा। मान लो आपके मित्र को लोन दे दी, अब आप 810 रुपये का क्या करोगे? आप इमरती खा लोगे, जलेबी नहीं खाओगे, तो मतलब खर्च कर दोगे। अब आप भी 810 रुपये जब खर्च करोगे, तो अजम्पशन ये है कि जिस आदमी को आप पैसे दोगे तो वो कैश तो दोगे नहीं, उसके बैंक में जमा करोगे। तो बैंक के पास फिर से एक नया डिपॉजिट आ गया 810 का। तो मतलब पॉइंट ये है कि कमर्शियल बैंक जो होता है ना, उसके बाद जब एक डिपॉजिट आता है तो वो उसी डिपॉजिट से आगे और डिपॉजिट्स बनाता रहता है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन पॉइंट ये कि प्रोसेस रुकेगा कब? या बैंक के पास तो ये चलो 1000 रुपये आए थे इनिशियली, तो ऐसे फिर उसके बाद 900 का डिपॉजिट और आ गया, 800 का और आ गया, 810 का, तो ऐसे चलते चलते जब आपको पता है अंत में हम जाएंगे या जोड़ते हैं तो टोटल डिपॉजिट्स कितने रुपए के हो जाते हैं? 10,000। देखो इसको तो आता है सब, तो इसको पता है कि अंत में कमर्शियल बैंक पता है टोटल कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर लेंगे, टोटल कितने रुपए के? 10,000 के। अब ये इसको कैसे पता चला, वो आप भी सीखो। अब हमने एज्यूम करा था कि हम कितने परसेंट रिजर्व रखते हैं? 10%। तो इसका मतलब ये है कि आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा ही थोड़ा सा, या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कह लो, उसका फॉर्मूला यही होता है 1/r। तो अगर मान लो 10% आर है आपका, तो 10% को मैं 0.1 लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब आपका मनी जो है वो 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पता चल गया। आपका मनी कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 गुना। तो अगर शुरू में इनिशियली आपने 1000 रुपये जमा करे थे बैंक में, तो वो 10 गुना होकर कितने बन जाएंगे? 10,000। तो ये मतलब तो हमने न्यूमेरिकल भी करा था ना ऐसी। तो ये प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, बैंक के इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो आपको यहाँ किताब में अगर आप पढ़ोगे बाई चांस टेबल में, तो उन्होंने वही बातें दे रखी है 12th वाली कि मनी जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, और ये रहा देखो फॉर्मूला 1/r। तो इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो समझ आया? बस तो ये था इसमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। बाकी छोटा सा नोट और दिखा देता हूँ क्योंकि बुक में है, बाई चांस आपकी नजर पड़ जाए। वो ये है कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो होता है वो एक अलग टर्म होती है, और मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो एक अलग टर्म होती है। हालांकि दोनों को मतलब शक्ल से आपको लगेगा कि सेम ही बात है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर मतलब हो गया एक तरह से थोड़ा सा अलग, और मनी मल्टीप्लायर जो हो गया वो थोड़ा सा अलग है। मनी मल्टीप्लायर मतलब वाइडर टर्म हो गया, जिसमें हम ये देखते हैं जो आपने पढ़ा था कि मॉनिटरी बेस में अगर चेंज हो रहा है तो मनी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, वो मनी मल्टीप्लायर हो गया। और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मतलब हो गया जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया उससे वो कितना बना रहे हैं। तो मतलब बस ये एक छोटा सा पॉइंट था बेसिकली। तो क्लियर हो गया लेकिन कहानी, और सारे क्वेश्चन भी ओके हो गए। चलो, तो बस यही करना था डिस्कस। तो ये चैप्टर जो है फिर आपका पूरा फिनिश हो गया।